वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला डीएलएड एक्टिव। आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिलती हैं। मेरे द्वारा राजन सीरीज से बहुविकल्पी अतिलघुत्री के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं मैंने, और मैं लघुत्री के कंप्लीट करा रहा हूँ। उसमें लघुत्री मैथ के, हिंदी के और साइंस के कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं शिक्षण अधिगम के कंप्लीट करा रही हूँ। मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें सब में अपने फ्रेंडों को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं अतिलघुत्री के शिक्षण अधिगम के अतिलघुत्री प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 66 है, बाल केंद्रीय शिक्षण से आप क्या समझते हैं, अथवा बाल केंद्रीय शिक्षण अधिगम क्या है। ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया था। देखते हैं उत्तर। बाल केंद्रीय शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बालक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षण कार्य किया जाता है। बाल केंद्रीय शिक्षण में बालक प्रधान होता है। बाल केंद्रीय शिक्षण में बच्चों की आवश्यकताओं तथा रुचियों का ध्यान में रखकर उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। बाल केंद्रीय शिक्षण परंपरागत प्रचलित शिक्षण प्रणाली से हटकर है, क्योंकि यहाँ बालक केंद्र बिंदु होता है। पहले क्या था, पहले शिक्षण होता था वो अध्यापक केंद्रित होता था, अब बाल केंद्रित है। तो उसमें शिक्षण जो है जो भी अध्यापक के हिसाब से करवाया जाता है, जैसा अध्यापक चाहता था वैसे ही अध्यापक कराता था। और अब की शिक्षा प्रणाली है कि उसमें बाल केंद्रित पे आश्रित है, तो वो उसमें बालक को केंद्र मानकर, तो ये बालक को खेल के द्वारा या खेल गतिविधियों के द्वारा शिक्षा दी जाती है, और उससे परंपरागत प्रचलित शिक्षण प्रणाली से हटकर है, क्योंकि इसमें बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षण के उद्देश्य बताइए। उत्तर देखते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला है बालकों को स्वयं करके सिखाने पर जोर देना। दूसरा है बालकों को शारीरिक दंड न देना। थर्ड है बालकों को रटाने के स्थान पर सिखाने की क्रिया पर बल देना। 4 है अधिगम क्रिया को प्रभावी तथा रोचक बनाने हेतु बाल केंद्रीय शिक्षण आवश्यकता है। बाल केंद्रीय शिक्षण की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा का महत्व बताइए। उत्तर है बाल केंद्रीय शिक्षा का महत्व निम्नलिखित है। पहला है फर्स्ट है बाल केंद्रीय शिक्षा के द्वारा दिया गया ज्ञान आसान होता है, जिससे बच्चे सरलता से विषय वस्तु को सीख लेते हैं। सेकेंड है बाल केंद्रीय शिक्षा से बालकों में सामाजिक एवं नैतिक विकास होता है। थर्ड है बाल केंद्रीय शिक्षा में बालकों को उसकी रुचि के अनुसार शिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 का देखते हैं। विवरण प्रविधि और वर्णन प्रविधि में अंतर बताइए। तो हेडिंग है विवरण एवं वर्णन प्रविधि में अंतर। एक तरफ है विवरण प्रविधि, दूसरी तरफ है वर्णन प्रविधि। तो देखते हैं, पहले विवरण विधि का देख लेते हैं। विवरण विधि में इसमें विवरण संक्षिप्त में होता है। वर्णन विधि में इसमें वर्णन विस्तृत एवं दीर्घ होता है। इसमें संक्षिप्त में दिया जाता है, जो मेन पॉइंट होते हैं वो बता दिए जाते हैं। अब विवरण विधि में उन पॉइंटों के जो भी होता है वो विस्तार से, उन पॉइंटों को भी विस्तार से बताया जाता है। दूसरा है विवरण में विवरण प्रविधि द्वारा तथ्यों को तर्की क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। वर्णन प्रविधि द्वारा तथ्यों को तर्की एवं मनोवैज्ञानिक दोनों क्रमों में प्रस्तुत किया जाता है। थर्ड देखते हैं। विवरण अधिकतम मौखिक रूप में दिया जाता है। विवरण जो होता है वो अधिकतर मौखिक रूप में दिया जाता है। वर्णन मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों में दिया जाता है। वर्णन नंबर 70 का देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। यह क्वेश्चन भी सन 2016 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। शिक्षण अधिगम की सामग्री 3 प्रकार होती है। नंबर 1 है दृश्य सामग्री। उदाहरण टेलीविजन, चार्ट, कंप्यूटर, मानचित्र, विज्ञान किट, गणित किट आदि। ये जैसे जो चीज़ होती है दिखाकर, जैसे टेलीविज़न से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट अब जो है टेलीविज़न के द्वारा प्रोजेक्ट कराए जाते हैं और चार्ट पे बनवाए जाते हैं। कंप्यूटर से ये करवाए जाते हैं। मानचित्र से उसके सब जो भी भूगोल वगैरह होता है उसमें कुछ भी नदी या उनके बारे में जो भी से दिखाया जाता है वो मानचित्र से सिखाते हैं। और विज्ञान में प्रयोग विधि के द्वारा, गणित में सवाल वगैरह, मैथ वगैरह लगाकर करवाया जाता है, तो इसे दृश्य सामग्री कहते हैं। अब नंबर 2 है श्रव्य सामग्री। उदाहरण रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, सभी भाषाओं का सही उच्चारण आदि। ये श्रव्य सामग्री है। अब थर्ड का देखते हैं। दृश्य एवं श्रव्य सामग्री के उदाहरण टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि। ये टेलीविज़न और कंप्यूटर, ये दोनों सामग्रियाँ जो हैं वो दृश्य और श्रव्य दोनों में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का देखते हैं। शिक्षण में एक ही संबोध को पढ़ाने के लिए
एक से अधिक कौशल का समावेश क्यों किया जाता है? उत्तर है सभी शिक्षण कौशल का घनिष्ठ संबंध होता है। सभी शिक्षण कौशलों का घनिष्ठ संबंध होता है, अतः शिक्षण को कौशलों को केवल सिद्धांतों के रूप में जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु कौशलों के अन्य अन्याश्रित संबंधों को जानते हुए एक दूसरे से जोड़ने की भी प्रयास करना चाहिए। बच्चों को यदि कोई विषय वस्तु पहले ढंग के प्रयोग से समझ में नहीं आती तो उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, क्योंकि विषय वस्तु को समझाना शिक्षक का दायित्व होता है। अतः एक ही संबोध को पढ़ाने हेतु अधिक कौशल को समावेश करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का क्या महत्व है? संक्षेप में लिखिए, अथवा किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए शिक्षण में उनका महत्व स्पष्ट कीजिए, अथवा किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए उनकी उपयोगिता बताइए। ये क्वेश्चन सन 2015, सन 2017, सन 2018 में पूछा गया, बैक टू बैक आया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसमें से एक ना एक लॉन्ग में, एक शॉर्ट में और एक ऑब्जेक्टिव में जरूर आएंगे क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। चलिए देखते हैं। उत्तर हेडिंग है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से बच्चों को विषय वस्तु का ज्ञान आसानी से रोचक ढंग से कराया जाता है। शिक्षण से अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षण सूत्र वह सूत्र हैं जिनके प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रोचक एवं प्रभावी हो जाती है। शिक्षण सूत्र के प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहला शिक्षण सूत्र क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत बालक जो कुछ भी पहले जानता है उसको आधार बनाकर उन बातों को बताया जाता है जो वह नहीं जानता है। जैसे बच्चों को जोड़ना बताना है तो उन्हें गिनती बताते हुए जोड़ को बताना चाहिए। नंबर 2 है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत वस्तु अथवा संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है। जैसे प्रारंभिक कक्षाओं में गिनती सिखाते समय गोलियों, तीलियों या अन्य रोचक स्थूल वस्तुओं की मदद ली जाती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसमें जब बच्चों को गिनतियाँ सिखाते हैं हम, तो पहले गोलियों और तीलियों का पहले प्रयोग करवाते हैं, उसके बाद तथा सूक्ष्म और रोचक तथा स्थूल वस्तुओं की मदद से सिखाते हैं। तो ये सूत्र स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र है। थर्ड देखते हैं सरल से कठिन की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आसान से आसान बातों को पहले समझाया जाता है, फिर उन बातों अथवा तथ्यों को समझाया जाता है जो कठिन होते हैं। जैसे यदि आप बच्चे को हिंदी पढ़ाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उसे अक्षर का ज्ञान, क ख ग घ आदि सिखाएं। इसके पश्चात राम, श्याम, आम जैसे सरल शब्दों का ज्ञान कराएं। पहले बच्चे को छोटा बड़ा का ज्ञान कराएं, फिर उसे सरल शब्द जैसे राम, श्याम, आम ऐसे सरल शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। फिर कठिन बातें बताई जाती हैं, कठिन वाक्य समझाए जाते हैं। नंबर 4 है पूर्ण से अंश की ओर। सूत्र पूर्ण से अंश की ओर। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम पूर्ण विषय वस्तु की जानकारी अल्प रूप में देते हैं, फिर उसके एक एक अंश की जानकारी दी जाती है। जैसे बालक को सर्वप्रथम वाक्य का ज्ञान कराने के पश्चात ही उसमें प्रयुक्त कर्ता, क्रिया एवं कर्म के बारे में बताते हैं। जैसे एक पेड़ पूर्ण से अंश की ओर, जैसे एक पेड़ है, पेड़ के बारे में हमने बच्चे को बता दिया, उसके बाद उसकी एक एक अंश के बारे में, जैसे डाल के बारे में, पत्ती के बारे में, उसकी ब्रांचेज, सारी जानकारी देते हैं। ये पूर्ण से अंश की ओर सूत्र कहलाता है। नंबर 5 है आगमन एवं निगम विधि। आगमन विधि के अंतर्गत किसी विशिष्ट वस्तु के निरीक्षण द्वारा हम तथ्य के समान सत्य अथवा सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते हैं। निगम विधि के अंतर्गत हमारे जीवन के जो पूर्ण निर्धारित सिद्धांत हैं उनके परिप्रेक्ष्य में कोई निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। नंबर 6 है संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम तथ्यों को एकत्र करते हैं जिससे वस्तु की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सके। विश्लेषण विधि के अंतर्गत हम किसी वस्तु अथवा तथ्य के विभिन्न घटकों को बांट लेते हैं, फिर एक एक समस्या का समाधान करते हैं। 7 है मूर्त से अमूर्त की ओर। इस विधि के अंतर्गत छात्रों को सर्वप्रथम किसी वस्तु की मूर्त रूप को दिखाकर फिर उसके अंशों
अंशों की बात की जाती है जो दिखाई नहीं देती है। महत्व। इन शिक्षण सूत्रों का शिक्षण में विशेष महत्व है क्योंकि इन शिक्षण सूत्रों में बच्चों के पूर्व ज्ञान से ही नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में पूछा गया। अथवा शिक्षण अधिगम किसे कहते हैं? अथवा शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखी है। उत्तर देखते हैं। शिक्षण एवं अधिगम दो शब्दों के योग से बना है। शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचरिंग शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है। शिक्षण से अभिप्राय सीखने से है। शिक्षण अधिगम दो पृथक प्रक्रियाएं नहीं हैं बल्कि शिक्षा के अंगों के में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आता है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। शिक्षक जिस प्रकार के पाठ्यक्रम को पढ़ाता है वह प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। शिक्षण का अर्थ सीखना है कि विधियाँ तथा पाठ्य सामग्री वांछित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अतः अब यह स्पष्ट है कि शिक्षण में केवल सीखना ही नहीं बल्कि सिखाना भी निहित है। शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के द्वारा पूरा होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अप्रभावी और अपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। शिक्षण प्रविधियाँ युक्तियाँ क्या हैं? विभिन्न प्रविधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है शिक्षण उद्देश्यों के प्राप्ति है तो शिक्षण प्रविधियाँ सशक्त माध्यम होती हैं। शिक्षण प्रविधियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाया जा सकता है। शिक्षण प्रविधियाँ शैक्षिक क्रियाओं के संकलन का एक विशिष्ट ढंग है। शिक्षण प्रविधियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है प्रश्नोत्तर प्रविधि, नंबर 2 है व्याख्यान प्रविधि, नंबर 3 है वर्णन प्रविधि, नंबर 4 है विवरण प्रविधि, नंबर 5 है स्पष्टीकरण प्रविधि, नंबर 6 है कहानी प्रविधि, नंबर 7 है उदाहरण प्रविधि, नंबर 8 है गतिविधि प्रविधि, नंबर 9 है प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि, नंबर 10 है भ्रमण प्रविधि। देखते हैं फर्स्ट हेडिंग प्रश्नोत्तर प्रविधि की डेफिनेशन देखते हैं। इस प्रविधि के द्वारा शिक्षक अपने शिष्यों से प्रश्न पूछकर उनकी समस्याओं का हल करता है। दार्शनिक सुकरात ने अपने शिक्षण में भी प्रश्नोत्तर प्रविधि को अपनाया था। इस प्रविधि की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास। सेकेंड पॉइंट है छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। थर्ड है इसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं अर्जित ज्ञान की जांच होती है। सेकेंड हेडिंग है प्रविधि। किसी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ना व्याख्यान देना कहलाता है। यह उच्च स्तर के कक्षाओं हेतु उपयुक्त होता है। इस प्रविधि का प्रयोग सामाजिक विषय में भाषा शिक्षण में किया जाता है। वर्णन प्रविधि देखते हैं। वर्णन प्रविधि की डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्णन प्रविधि के द्वारा किसी विषय वस्तु घटना स्थल तथा दृश्य के स्वरूप एवं कार्यों का वर्णन किया जाता है। यह प्रविधि पूर्ण से अंश की और ज्ञात से अज्ञात की और शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। यह प्रविधि भाषा, साहित्य एवं सामाजिक विषय के शिक्षण में बहुत उपयोगी है। नंबर 4 है विवरण प्रविधि। यह प्रविधि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के शिक्षण में उपयोगी होती है। विवरण का अर्थ है क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन। विवरण कहानी कहने का एक रूप है। विवरण प्रविधि के द्वारा अध्यापक छात्रों के मस्तिष्क में एक मानसिक चित्र विषय वस्तु का बनाना चाहता है। नंबर 5 है स्पष्टीकरण प्रविधि। किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध, विस्तृत तथा तरकीब ढंग से किया जाने वाला प्रस्तुतिकरण ही स्पष्टीकरण कहलाता है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य यह है कि नवीन ज्ञान को छात्रों के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि वे आसानी से उसे समझ सकें। नंबर 6 प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि। यह प्रविधि विज्ञान विषय में अधिक प्रयोग की जाती है, इसलिए विज्ञान की प्रयोगशालाएं बनाई जाती हैं। जबकि शिक्षण कार्य किसी वैज्ञानिक घटना की प्रकृति स्पष्टीकरण करने के उद्देश्य से किया जाए तो उसके लिए यह प्रविधि अधिक उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। शिक्षण के नवीन विधाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है शिक्षण की नवीन विधाएं आज अत्यधिक उपयोगी हैं। शिक्षण की नवीन विधाओं के प्रयोग से शिक्षण कार्य प्रभावी तथा रोचक हो जाता है। शिक्षण की नवीन बाधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 है बाल केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बालक
को केंद्र मानकर शिक्षण कार्य किया जाता है। बाल केंद्रीय शिक्षण में जब शिक्षक कार्य करता है तो वह बालकों की रुचियों आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर ही शिक्षण कार्य करता है। बाल केंद्रीय शिक्षण में बच्चों को दंड नहीं दिया जाता है तथा TLM का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। द्वितीय सेकेंड है गतिविधि आधारित शिक्षण। यह भी शिक्षण की नवीन विधा है। गतिविधि आधारित शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बच्चों की रुचियों, जिज्ञासाओं एवं अन्य मनोयोग को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। इससे शिक्षण कार्य गतिविधि कराकर किया जाता है। गतिविधि किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का एक रुचिकर तरीका है। गतिविधि आधारित शिक्षण से पाठ्य वस्तु को रोचक एवं प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। शिक्षण क्या है? रुचिपूर्ण शिक्षण अत्यंत प्रभावी ढंग है जिससे कक्षा शिक्षण रोचक एवं प्रभावी हो जाता है। विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1 है बच्चों की स्वच्छता, मानसिक एवं शारीरिक विकास बच्चों को प्रसन्नचित्त रखता है। नंबर 2 है भय मुक्त वातावरण का सृजन। नंबर 3 है वायु तथा विहीन वातावरण को हटाकर रोचक प्रस्तुति। नंबर 4 है विद्यालय की बाह्य एवं आंतरिक सज्जा पर विशेष बल। चौथी हेडिंग में देखते हैं दक्षता आधारित शिक्षण। दक्षता आधारित शिक्षण से आश्रय यह है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम की संप्राप्ति करना, जिससे छात्रों की दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। अध्यापक अपने शिक्षण में विविध गतिविधियों तथा TLM द्वारा बच्चों में दक्षताओं के विकास का प्रयत्न करता है। नंबर 5 है बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण। इसमें देखते हैं विभिन्न कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाना सुव्यवस्थित ढंग से दिया गया शिक्षण ही बहुकक्षा शिक्षण है। विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ने की क्रिया बहुस्तरीय शिक्षा कहलाती है। चाहे बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण विभिन्न कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर सुव्यवस्थित ढंग से दिया गया शिक्षण ही बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ने की क्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 76 का देखते हैं उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर है उत्तम शिक्षण सामग्री की 4 विशेषताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री बिना लागत की होनी चाहिए। सेकेंड है शिक्षण अधिगम सामग्री अल्प लागत लो लॉस्ट की होनी चाहिए। थर्ड है शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों हेतु हानिकारक नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 है शिक्षण अधिगम सामग्री बहुउद्देशीय होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 का देखते हैं समूह चर्चा विधि के लाभ लिखिए। यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है, पूछा गया है। अथवा शिक्षण प्रविधि के अंतर्गत समूह चर्चा प्रविधि को समझाइए। इसका क्रियावन कितने पदों में होता है? उत्तर है समूह चर्चा प्रविधि के द्वारा किसी समस्या का हल बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। समूह चर्चा है तो बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। समूह चर्चा प्रविधि का क्रियावन 3 पदों में होता है। फर्स्ट है प्रथम पद योजना बनाना, द्विपद व्यवस्था करना, थर्ड है तृतीय पद में है परिणामों का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 78 का देखते हैं पंचपदी प्रणाली के प्रवक्ता कौन है? इसके पदों का नाम बताइए। उत्तर है पंचपदी प्रणाली के प्रवक्ता हरवर्ड हैं। पंचपदी प्रणाली के 5 पद इस प्रकार हैं। फर्स्ट है योजना, सेकेंड है प्रस्तुतिकरण, थर्ड है तुलना एवं समरूपता, 4 है सामान्यीकरण, 5 है प्रयोग। फर्स्ट है योजना, सेकेंड है प्रस्तुतिकरण, थर्ड है तुलना एवं समरूपता, 4 है सामान्यीकरण, 5 है प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 79 का देखते हैं शिक्षक प्रविधि के अंतर्गत उदाहरण प्रविधि से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखते हैं उदाहरण प्रविधि शिक्षण कार्य हेतु अत्यंत उपयोगी होती है। उदाहरण प्रविधि के द्वारा दिया गया ज्ञान रोचक तथा प्रभावी होता है। उदाहरण 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक उदाहरण, सेकेंड है दृश्यात्मक उदाहरण। फर्स्ट मौखिक में देखते हैं। फर्स्ट मौखिक हेडिंग है उदाहरण। इस प्रविधि में अध्यापक छात्रों के सम्मुख पूरे हाव भाव के साथ सरल शब्दों में पाठ का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं तथा छात्र विषय को अच्छी तरह समझ लेते हैं। सेकेंड है दृश्यात्मक उदाहरण। इसमें अध्यापक विभिन्न प्रकार के चार्ट, मॉडल, चित्ररेखा, मानचित्र तथा ग्लोब का सहारा लेते हैं। दृश्य
कोई भी चीज़ समझाने के लिए इसमें अध्यापक चार्ट, मॉडल, चित्ररेखा, मानचित्र तथा ग्लोब का सहारा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ तथा प्रकार बताइए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा कक्षा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता एवं महत्वता पर प्रकाश डालिए। अथवा कक्षा शिक्षण में शिक्षण अधिगम की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। हेडिंग है शिक्षण अधिगम सामग्री। यह क्वेश्चन 2018 के पेपर में देखते हैं। इसमें इसे अंग्रेजी में टीचर लर्निंग मॉन्टेसरी कहा जाता है। सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया जिस सामग्री के प्रयोग से प्रभावी तथा रोचक हो जाती है उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग पर वैश्विक शिक्षा ने विशेष जोर प्रदान किया है। शिक्षण अधिगम सामग्री 3 प्रकार की होती है। दृश्य सामग्री इसके अंतर्गत चार्ट, मानचित्र, टेलीविजन, कंप्यूटर आदि आते हैं। सेकंड है श्रव्य सामग्री। इसके अंतर्गत टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, रेडियो आदि आते हैं। थर्ड है दृश्य श्रव्य सामग्री। इसके अंतर्गत रेडियो, प्रोजेक्टर, टेलीविजन, कंप्यूटर आदि आते हैं। इस शिक्षण अधिगम सामग्री अध्यापकों द्वारा निर्मित, क्रय की हुई एवं पर्यावरण से उपलब्ध हो सकती है। इस आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है क्रय हुई सामग्री। इसके अंतर्गत डस्टर, ग्लोब, मानचित्र, चाक, श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तकें, विज्ञान किट, गणित किट आदि आते हैं। नंबर 2 है स्वनिर्मित सहायक सामग्री। स्वयं से निर्मित की हुई सहायक सामग्री। इसके अंतर्गत बच्चों एवं शिक्षकों द्वारा बनाई हुई शिक्षण सामग्री आती है। उदाहरणार्थ मॉडल, फ्लैश कार्ड, चार्ट। नंबर 3 है प्रकृति या परिवेश में उपलब्ध शिक्षण सामग्री। इसके अंतर्गत पर्यावरण से उपलब्ध वस्तुएं जैसे पत्तियां, फूल, पेड़ें, नदी, तालाब आदि आते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा कच्चा शिक्षण रोचक एवं प्रभावी होता है। सेकंड है शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा दिया गया ज्ञान स्थायी होता है। थर्ड है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बच्चे तथा अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। 4 है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बच्चों में करके सीखने की योग्यता का विकास होता है। 5 है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। 6 है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बच्चों में सृजनात्मक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 81 का देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में शिक्षक को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर है शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है यह बिना लागत या कम लागत की होनी चाहिए। सेकेंड है विषय वस्तु से जुड़ी होनी चाहिए। थर्ड है इसे आकर्षण होना चाहिए। 4 है सीखने की उत्प्रेरणा जगाने में सक्षम होनी चाहिए। 82 है महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन का सिद्धांत बताइए तथा उनके अनुसार शिक्षण पद्धतियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है हेडिंग है महात्मा गांधी जी ने शिक्षा दर्शन के सिद्धांत। उत्तर है देखते हैं डेफिनेशन। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा दर्शन के सिद्धांत इस प्रकार हैं। गांधी जी के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। फर्स्ट है हस्तशिल्प शिक्षा। बालकों की शिक्षा हस्तशिल्प पर आधारित होनी चाहिए। गांधी जी का विश्वास था कि हस्तशिल्प की शिक्षा द्वारा मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वोच्च विकास होता है। सेकेंड है सामाजिक शिक्षा। बालकों में सामाजिक शिक्षा का विकास होना चाहिए जिससे बालक समाज में अपने आप को संतुलित कर सकें। थर्ड है शिक्षा में शारीरिक एवं मानसिक श्रम का होना अत्यंत आवश्यक है। 83 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 शिक्षण का अर्थ तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर है सामान्य अर्थ में ज्ञान प्रदान करने को शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें 3 बिंदु आते हैं। इसके 3 बिंदु हैं इस प्रकार। फर्स्ट है शिक्षक, सेकेंड है शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी, थर्ड है पाठ्यक्रम। रायबर्न के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती हैं। पार्टनर के अनुसार शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्ग प्रदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि लिखने की प्रक्रिया को सरल, रुचिकर, व्यवहारिक और बोधगम्य बनाना है। महत्व शिक्षण का महत्व शिक्षण का महत्व इस प्रकार है। फर्स्ट है शिक्षण बालकों के चारित्रिक गुणों का विकास करता है। सेकेंड है शिक्षण बालकों का मानसिक विकास करता है। थर्ड है शिक्षण के द्वारा बालकों को कुशल नेतृत्वकर्ता की भावना का विकास होता है। नंबर 4 है शिक्षण के द्वारा बच्चों में स्वावलंबन की प्रवृत्ति का विकास होता है।
5 है शिक्षण के द्वारा बच्चों में व्यवसायिकी क्षमताओं का विकास होता है। 6 है शिक्षण द्वारा बालकों का शारीरिक विकास होता है। 7 है शिक्षण बालकों की बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 84 का देखते हैं। शिक्षण कौशल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो शिक्षण कौशलों को स्पष्ट कीजिए, अथवा शिक्षण कौशल से आपका क्या अभिप्राय है, समीक्षा कीजिए, अथवा शिक्षण के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2018-2015 के पेपर में पूछा गया है। हेडिंग देखते हैं। शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे शिक्षक शिक्षण कार्य प्रभावी एवं आसान ढंग से कराता है। गैज के अनुसार शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में करता है। शिक्षण के आधारभूत कौशल इस प्रकार हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल। शिक्षण का यह प्रथम पद है। प्रस्तावना का आशय बालक को नया पाठ ग्रहण कराने हेतु तैयार करने से पाठ की प्रस्तावना प्रस्तुत करने की बहुत सी विधियाँ हैं। फर्स्ट है कहानी द्वारा। सेकेंड है कविता के महत्वपूर्ण अंशों को सुनाकर। थर्ड है प्रश्नों के द्वारा। 4 है प्रयोग तथा प्रदर्शन आदि के द्वारा। फर्स्ट हेडिंग देखते हैं। प्रश्न पूछने तथा उत्तर प्राप्त करने का कौशल। यह कौशल अत्यंत ही कलात्मक है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछकर उसका उत्तर निकलवा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। इस किसी भी कक्षा शिक्षण को प्रभावी एवं रोचक तभी बनाया जा सकता है जब शिक्षक इसमें किसी प्रकार का कौशल व्याप्त हो। थर्ड है शिक्षार्थी सहभागी कौशल। यह कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण इस कौशल के माध्यम से शिक्षण को रोचक, प्रभावी एवं आनंददायी बनाया जा सकता है। कक्षा शिक्षण समय छात्रों की सहभागिता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि छात्रों की सहभागिता रहती है तो उसका उपलब्धि स्तर बढ़ जाता है। 4 है शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग का कौशल। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से कक्षा शिक्षण को रोचक तथा प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षण सामग्री की मदद से दिया गया ज्ञान स्थायी होता है, अतः शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग का कौशल शिक्षण ज्ञान हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 5 है निष्कर्ष निकलवाना का कौशल। यह कौशल जिस शिक्षक में होता है उसका कक्षा शिक्षण सफल माना जाता है, क्योंकि कक्षा में प्रश्नों के चर्चा के अंत में उसका परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, अथवा शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या महत्व है। गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन 2017-2018 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांत इस प्रकार हैं। फर्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत को करके सीखने का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का मानना है कि बालक जिस विषय वस्तु को करके सीखता है वह स्थायी होता है। जॉन ड्यूवी ने क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है। किंडरगार्टन पद्धति के प्रवक्ता फ्राइवल का मानना है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत बालकों हेतु अत्यंत उपयोगी होता है। इससे बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। सेकेंड है रुचि का सिद्धांत। हम जानते हैं कि रुचि तथा ध्यान में घनिष्ठ संबंध होता है। बालक की रुचि जिस विषय वस्तु में होती है वह उससे सफलता से समझ लेता है। बालक का ध्यान जिस विषय वस्तुओं पर केंद्रित होता है उसमें वह रुचि लेता है। थर्ड है प्रेरणा का सिद्धांत। किसी विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करने हेतु प्रेरणा अत्यंत आवश्यक होती है। प्रेरणा के द्वारा बालकों में किसी भी विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। भाटिया के अनुसार प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती है, और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है। यह करता है वह उसमें ध्यान मग्न होकर कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य सरल हो जाता है, चाहे वह आगे कठिन हो। 4 है चयन का सिद्धांत। यह सिद्धांत शिक्षकों तथा छात्र हेतु अत्यंत आवश्यक उपयोगी होता है। छात्रों का ज्ञान प्रदान करते समय तथ्यों का चयन करना बहुत ही जरूरी है। अनावश्यक तथ्यों तथा घटनाओं को छात्रों के सामने प्रस्तुत करने से पाठ बोझिल तथा नीरस हो जाता है। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि वह केवल तथ्यों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करे जो परम आवश्यक एवं पाठ की मूल भावना से संबंधित हैं। अनुपयोगी तत्वों को प्रयोग में नहीं
लाना चाहिए। नंबर 5 है विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मानना है कि शिक्षकों को चाहिए कि जिस पाठ्य वस्तुओं को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना है उन्हें वह कुछ सोपान तथा पदों से में विभक्त कर ले। इसके पश्चात बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 86 है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं, निर्माण, प्रयोग एवं रखरखाव संबंधी सावधानियों का उल्लेख कीजिए। अथवा उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन 2017 के पेपर में पूछा गया है। हेडिंग देते हैं उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। पहली है उत्तम शिक्षण अधिगम की सामग्री बिना लागत की होती है। सेकेंड है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री अल्प लागत की होती है। थर्ड है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों हेतु हानिकारक। 4 है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री बहुउद्देशीय होती है, अर्थात एक शिक्षण अधिगम सामग्री को एक से अधिक कक्षा में प्रयोग किया जा सके। निवारण शिक्षण अधिगम सामग्री के निवारण के लिए शिक्षकों को चाहिए कि लागत कम अथवा लगे ही ना। शिक्षण अधिगम सामग्री के निवारण करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ऐसे रसायनों का प्रयोग करें जो बच्चों एवं शिक्षकों के हेतु हानिकारक। रखरखाव संबंधी सावधानियाँ। शिक्षण अधिगम सामग्री के निवारण के बाद रखरखाव आवश्यक होता है। रखरखाव संबंधी सावधानियाँ इस प्रकार हैं। TLM को नमी वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। सेकेंड है TLM को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, उससे उस पर धूल न जम पाए। थर्ड है TLM को दीमक से बचाए रखना चाहिए। चलिए आज शिक्षण अधिगम के अतिलघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब शिक्षण अधिगम के कुछ पेपर देख लेते हैं जो सन 2018-19 बी पेपर है। पेपर सन 2018 का है। शिक्षण अधिगम द्वितीय प्रश्न पत्र का है और इसमें पूर्णांक 50 का होता है। इसे हल करने के लिए सिर्फ 2 घंटे दिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव शिक्षण अधिगम के सिद्धांत नहीं है तो क्या नहीं है। ए है क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी है प्रेरणा का सिद्धांत, सी है रुचि का सिद्धांत, डी है प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। तो इसमें क्या है, डी आंसर सही है। ये जो है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत नहीं है। संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक है, संदेश है, ग्राही है, उपयुक्त सभी हैं। तो प्रेषक क्या है, उपयुक्त सभी होगा। इसमें क्या निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। क्या नहीं है, रेडियो। ए है रेडियो, बी है चलचित्र, सी है टेलीविज़न, डी है कंप्यूटर। तो इसमें ए सही होगा, रेडियो नहीं होगा। भ्रमण प्रविधि के चरण हैं शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, बी है पर्यटन स्थल का चयन, सी है पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। 5 का देखते हैं प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ए है इतिहास विषय में, बी है भाषा विषय में, सी है विज्ञान विषय में, या डी है नागरिक शास्त्र विषय में। तो क्या है, प्रयोग प्रदर्शन विधि यानी कि प्रयोग किस में होता है, विज्ञान सब्जेक्ट में। किस में प्रयोग किया जाता है, कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह किस में होते हैं, विज्ञान में। तो इसका सही आंसर होगा विज्ञान विषय। 6 का देखते हैं पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रेरणा का सिद्धांत, ए है प्रेरणा का सिद्धांत, बी है नियोजन का सिद्धांत, सी है चयन का सिद्धांत, डी है आवृत्ति का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षण को आनंददायी, मनोरंजन एवं रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम विधि है। ए व्याख्यान प्रविधि, बी है खेल गतिविधि, सी है स्पष्टीकरण प्रविधि, डी है अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो इसका सही आंसर होगा बी खेल गतिविधि प्रविधि। 8 का देखते हैं शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। ए है प्रश्नोत्तर, बी है वर्णन, सी है कहानी, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। 9 का देखते हैं शिक्षण सूत्र नहीं है। ए है ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी है पूर्ण से अंश की ओर, सी है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, डी है प्रेरणा का सिद्धांत। तो इसमें सही आंसर होगा डी प्रेरणा का सिद्धांत, क्योंकि ये भी शिक्षण सूत्र में आता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये भी शिक्षण सूत्र है, पूर्ण से अंश की ओर ये भी शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ये भी शिक्षण सूत्र है। प्रेरणा का सिद्धांत ही शिक्षण सूत्र के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। क्या है, ज्ञान पर नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। तो क्या है, ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी पूर्ण से अंश की ओर, सी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, डी सरल से कठिन की ओर। तो इसका सही आंसर होगा ए।
क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं। सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से। ए है समूह कार्य से, बी है सी है प्रश्नोत्तर से, डी है सहायक सामग्री से। तो क्या है, सहयोग की भावना का विकास होता है। इसका सही आंसर होगा समूह के कार्य से। 12 का देखते हैं। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। ए कहानी द्वारा, बी समूह कार्य द्वारा, सी प्रश्नोत्तर द्वारा, डी व्याख्यान द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ए कहानी द्वारा। 13 का देखते हैं। शिक्षण सूत्र पद प्रदर्शन करते हैं जिन सिद्धांत के व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है। ए है रूसो का, सी है रेमंड का, सी है हर्बर्ट गुली का, डी है आर के शर्मा का। तो इसका सही आंसर होगा सी। 14 का देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। ए है अभ्यास करना, बी है खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन करना, सी है समूह चर्चा करना, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त। नंबर 15 का देखते हैं। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। एक पक्षी, ए है एक पक्षी, बी है द्विपक्षी, सी है एक पक्षी और द्विपक्षी दोनों, डी है उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रभावी संप्रेषण। इसका सही आंसर है बी द्विपक्षी। आदि लघुत्री में देते हैं। किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं? 2 शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहला, अगर आप इसमें वैसे तो 11 हैं शिक्षण सूत्र, लेकिन आप 2 के बारे में लिख दीजिए। जैसे कि पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से जैसे बच्चे को सवाल को बताने के लिए जो इसे ज्ञात होता है, जैसे गिनतियाँ ज्ञात होती हैं, उसी के आधार पर हम सवाल समझाते हैं। दूसरा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो जैसे गिनती को बच्चे को जब गिनतियाँ हम सिखाते हैं तो गोली और तीली की सहायता से हम उसे गिनतियों का ज्ञान कराते हैं। 17 का है शिक्षण में रुचि के सिद्धांत का क्या आशय है। शिक्षण में रुचि, बच्चा को किसी भी पाठ में यदि रुचि होती है, रुचि और ध्यान दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। पेपर 19 का देख लेते हैं, शिक्षण अवधिगम का। इसमें भी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इनका क्या है ऑब्जेक्टिव में। पहला है क्वेश्चन, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है। ए है NL गेज ने कहा है, बी है रायवन ने कहा है, सी है VO स्टीम ने कहा है, डी है सिकॉर्ड ने कहा है। तो किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा सी, VO स्टीम ने कहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। आगमन विधि का क्या प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। ए है व्याकरण में, बी है निबंध में, सी है गद्य शिक्षण में, डी है पद्य शिक्षण में। तो इसका सही आंसर होगा ए। थर्ड का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे। धन व्यवस्था, बी है, ए है धन व्यवस्था, बी है विषय वस्तु की प्रकृति, सी है शिक्षकों की पसंद, डी है छात्रों की पसंद। तो इसका सही आंसर होगा विषय वस्तु की प्रकृति। इसका सही आंसर होगा बी। 4 का देखते हैं। 4 का एक अच्छा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण घटक नहीं है। ए है शिक्षक, बी है पाठ्य वस्तु, सी है अभिभावक, डी है छात्र। तो इसमें सही है सी। इसका सही आंसर होगा सी, अभिभावक। देखते हैं शिक्षक द्वारा कक्षा में अत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रयोगता करना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। ए है नियोजन सिद्धांत, बी है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, सी है क्रियाशीलता का सिद्धांत, डी है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा सी। 6 का धारणाओं एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम का सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है। ए है तर्कना की ओर, बी है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, डी है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो इसका सही आंसर होगा विशिष्ट के सामान्य की ओर। 7 का देखते हैं। पाठशाला को उद्यान की संज्ञा किसने दी है। हर्टबर्टन ने। ए है हर्टबर्टन ने, बी है मॉन्टेसरी ने, सी है फ्राबल ने, डी है फ्रैंकल ने। तो इसका सही आंसर होगा बी, फ्राबल ने। इसका सही आंसर होगा सी, फ्राबल ने। 8 का देखते हैं। छात्रों को अपने भाव एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है। ए है प्रश्नोत्तर प्रविधि, बी है वाद विवाद प्रविधि, सी है प्रयोगशाला प्रविधि, डी है पाठ्य पुस्तक प्रविधि। तो इसका सही आंसर होगा वाद विवाद प्रविधि। क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं। ए है रूसो, बी है प्लेटो, सी है सुकरात, डी है अरस्तु। तो इसका सही आंसर होगा सी, सुकरात। संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण ए
ए है मंद गति से होता है, बी है अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, सी है तीव्र गति से होता है, डी है स्पष्टता के साथ होता है। तो इसका सही आंसर होगा अनेक व्यक्तियों के साथ, बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कक्षा कक्षाओं की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। ए बहुकक्षा शिक्षण, बी बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण विधि, सी है उपचारात्मक शिक्षण विधि, डी है सहभागी शिक्षण विधि। तो इसका सही आंसर होगा ये आंसर सही होगा। इसका सही आंसर 12 का देखते हैं। कक्षा शिक्षण में प्रश्नात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ए है व्याकरण कौशल के लिए, बी है नियमन कौशल के लिए, सी है पुनर्वलन कौशल के लिए, डी है उद्दीपन परिवर्तन कौशल के लिए। तो इसका सही आंसर होगा पुनर्वलन कौशल के लिए। 13 का देखते हैं। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक को द्वारा टेलम का प्रयोग करने से ए है छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, बी है छात्रों को मानसिक विकास होता है, सी है छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं। फ्लेरन बोर्ड किस प्रकार की टेलम है? ए है दृश्य श्रव्य, बी है श्रव्य, सी है दृश्य, डी है इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका सही आंसर होगा सी। 15 का देखते हैं। कौन सा प्रकृति प्राप्ति टेलम नहीं है? ए है कंकड़ पत्थर, बी है मानचित्र, सी है टहनियाँ, डी है पत्तियाँ। तो इसका सही आंसर होगा बी मानचित्र। अब हम से बस इतना ही। तो आज शिक्षण अधिगम के कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने 18 और 19 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिए हैं। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल पे जो भी वीडियो हैं वो अगर उनसे थोड़ी भी हेल्प मिलती हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगती हैं। और आप लोगों के लिए अभी से ऑल दी बेस्ट। और अच्छे से आप लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहें ताकि आप लोगों के किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। चलिए बाय, टेक केयर।